जय हिंद दोस्तों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बिंदुसार के बारे में। तो मैंने चंद्रगुप्त के बारे में पिछले लेक्चर में बता दिया था कि अपने साम्राज्य को कितना वो रेजी किए थे, कितना विस्तार किए थे। आज हम उनके पुत्र बिंदुसार के बारे में समझते हैं कि कितने से कब ये अपने कितना साम्राज्य को विस्तार किए, कब से कब तक ये शासन किए, सारी चीज़ मैं इसके इस लेक्चर के माध्यम से आपको बताने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं कि बिंदुसार बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र भी है और उत्तराधिकारी भी है। ये 298 बीसी से 269 बीसी तक ये मगध साम्राज्य का में शासन किए। यानी कि मौर्य साम्राज्य के जो चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थापना किए थे उसमें बिंदुसार 298 से लेकर के 269 तक शासन किए थे। आगे देखा जाए तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र और उत्तराधिकारी थे। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र और उत्तराधिकारी थे। इन्हें यूनानी ग्रंथों में अमित्रचेटस और अमित्रघात और जैन ग्रंथों में सिंह सेन के नाम से जाना जाता था। बिंदुसार को कई अन्य नामों से भी जाना जाता था। यूनानी ग्रंथ अलग अलग ग्रंथों में इनका नाम अलग अलग था। जैसे कि यूनानी ग्रंथ की बात करें तो उसमें अमित्रघात कहा जाता था। अमित्रघात मतलब अमित्रचेटस। और जैन ग्रंथ में लिखा हुआ था इनका नाम सिंह सेन। कहता है आजीवक संप्रदाय के बिंदुसार क्या थे? बिंदुसार आजीवक संप्रदाय के संस्थापक, आजीवक संप्रदाय को अपनाया था। बिंदुसार ने आजीवक संप्रदाय को अपनाए थे और आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखलीपुत्र गोसाल थे। मखलीपुत्र गोसाल मखलीपुत्र गोसाल थे। बिंदुसार ने आजीवक संप्रदाय को अपनाए थे और आजीवक संप्रदाय के जो संस्थापक है वो मखलीपुत्र गोसाल थे। देखिए, आजीवक संप्रदाय बताता है, आजीवक संप्रदाय क्या बताता है कि इसमें जो भी होता है वो भाग्य से होता है। ये भाग्य को ज्यादा मानते थे। यानी कहा जाता है कि आजीवक संप्रदाय एक भाग्यवादी दर्शन था। यानी कि आजीवक संप्रदाय के अनुसार ऐसा माना जाता था कि इसका मानना था कि जीवन में जो भी कुछ घटना घटता है, जो भी कुछ होता है, वो भाग्य में लिखा होता है, भाग्य से ही होता है। आजीवक संप्रदाय का मानना था। इनके संस्थापक मखलीपुत्र गोसाल थे। इसे बिंदुसार को देख लो, बिंदुसार इसको अपनाए थे इसीलिए ना कि बिंदुसार भी एक भाग्यशाली थे। कैसे बताते हैं? देखा जाता है कि बिंदुसार भी तो एक भाग्यशाली ही थे ना, जिनके पिताजी जो हैं वो पूरे मौर्य साम्राज्य के सबसे बड़े शासक, महान साम्राज्य की स्थापना करने वाले हैं, मगध साम्राज्य का सबसे बड़े शासक हैं। इनके पिता भी महान हैं और दूसरी बात जो इनके पुत्र हैं अशोक, वो भी तो और सबसे ज्यादा महान बन गए। यानी कि देखा जाए तो बिंदुसार का जो जीवन है ना बहुत भाग्यशाली है, क्योंकि पिता महान साम्राज्य, इनके पुत्र भी हुए अशोक, वो भी महान साम्राज्य। तो ऐसे पिता तो भाग्यशाली ही होंगे ना। इसके पिता भी साम्राज्य पूरा संस्थापक है मौर्य साम्राज्य का, बड़े साम्राज्य का राजा है। इनके पुत्र भी साम्राज्य है पूरा। अशोक अशोक तो पूरा सबसे ज्यादा महानतम वही है। तो जिसके पुत्र और पिता दोनों महान हों वो तो भाग्यशाली ही कहलाएंगे ना। तो बिंदुसार आजीवक संप्रदाय को अपनाए थे। आजीवक संप्रदाय एक भाग्यवादी दर्शन है। बिंदुसार खुद भाग्यशाली है। सोचने वाली बात है, जिनके पिता महान साम्राज्य के शासक, जिसकी स्थापना की चंद्रगुप्त मौर्य, के पुत्र महान। बिंदुसार का तो जीवन ऐसा ही भाग्यशाली हो गया है ना। ऐसा बहुत कम लोगों को मिलता है। देखिए आगे बढ़े तो बिंदुसार ने अपने पुत्र अशोक को बिंदुसार ने अपने पुत्र अशोक को अवंती और उज्जैन का राज्यपाल राज्यपाल बनाया। अवंती और उज्जैन के राज्यपाल बनाया किसको? अशोक को। और सुसीम को तक्षशिला का गवर्नर नियुक्त किया था। सुसीम भी इसके पुत्र ही थे, लेकिन सबसे महान थे कौन? अशोक। और देखा जाए
कि बिंदुसार ने पुत्र अशोक को अवंती और उज्जैन का राज्यपाल बना दिया, सुसीम को तक्षशिला का गवर्नर बनाया था। कहता है कि सुसीम जब तक्षशिला के गवर्नर थे, उसी समय तक्षशिला में एक विद्रोह छिड़ गई थी, जो सुसीम से नहीं दबा पाए, सुसीम उस विद्रोह को नहीं दबा पाए, सुसीम उस विद्रोह को नहीं दबा पाए। इस विद्रोह को दबाने के लिए अशोक को भेजा गया और इस विद्रोह को दबाने के लिए अशोक को भेजा गया और अशोक इस विद्रोह को बहुत अच्छे तरीके से समाप्त कर दिए, क्योंकि अशोक थोड़े ज्यादा शक्तिशाली, बलशाली, सबसे बड़ी चीज हिम्मतगर थे, है ना। तथा इस विद्रोह को दबाने के पश्चात बिंदुसार ने अशोक को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। अब ये क्वेश्चन बहुत मस्त है कि अशोक को बिंदुसार ने अपना उत्तराधिकारी कब घोषित किया। तो यहाँ पे देखना पड़ेगा कि तक्षशिला में जब विद्रोह हुआ था, जब सुसीम ने नहीं दबा पाए, तो उसमें अशोक गए थे तक्षशिला विद्रोह को दबाने के लिए। जब पिताजी ने देखे, वाह, ये तो तक्षशिला का विद्रोह दबा दिया, आगे चल के जो मौर्य साम्राज्य है उसका उत्तराधिकारी यही बनेगा। तो अशोक इस विद्रोह को दबाने के पश्चात बिंदुसार ने अशोक को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। किस विद्रोह को? तक्षशिला विद्रोह को दबाने के बाद अशोक को अगले उत्तराधिकारी के रूप में, अपना उत्तराधिकारी के रूप में इन्हें घोषित कर दिया था। बिंदुसार के काल में दो राजदूत भी भारत आए थे। बिंदुसार के काल में दो राजदूत भारत आए थे। वो कौन थे? सीरियाई राजदूत डायमेकस, जिसे वहां के शासक एंटियोकस ने भारत भेजा था। सीरिया के शासक था एंटियोकस, उन्होंने अपने राजदूत को भेजा था, डायमेकस को बिंदुसार के शासन काल में दरबार में भेजा था। यानी कि सीरिया के राजा एंटियोकस ने डायमेकस को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। तो बिंदुसार ने डायमेकस से 3 वस्तुओं की मांग की थी। पहला था शराब, दूसरा अंजीर और तीसरा क्या है बताइए? तीसरा आपके हो गए दार्शनिक। तथा सीरिया के शासक एंटियोकस ने शराब और अंजीर तो भेज दिए थे। सीरिया के शासक एंटियोकस ने शराब और अंजीर तो भेज दिए थे बिंदुसार के मांगने पे, लेकिन दार्शनिक नहीं भेजे और यह कहे कि हमारे यहाँ दार्शनिक भेजने का प्रचलन नहीं है। शराब और अंजीर भेजे, लेकिन सीरिया के शासक एंटियोकस ने कहे कि हमारे यहाँ दार्शनिक भेजने का प्रचलन नहीं है। अब दूसरे राजदूत के रूप में देखा जाए, इतिहासकार पिल्ली, कौन है? पिल्ली इतिहासकार है। उनके अनुसार कहा जाता है कि मिस्र के राजा फिलोडेल्फस ने भी डायनोसियस नामक राजदूत बिंदुसार के दरबार में भेजा था। कहता है, पिल्ली के अनुसार ऐसा माना जाता है कि मिस्र के जो राजा है फिलोडेल्फस ने भी डायनोसियस नामक राजदूत भेजा था। पिल्ली के अनुसार मिस्र के राजा कौन है? फिलोडेल्फस के राजदूत है डायनोसियस बिंदु के दरबार में आए थे। बिंदुसार के काल में दक्कन में विद्रोह हो गया। किसके काल में? बिंदुसार के काल में। अब वो दक्कन के विद्रोह को दबाकर, दक्कन में जब विद्रोह हुआ तो उसको दबा करके उसे दृढ़तापूर्वक अपने राज में शामिल कर लिया। कौन? बिंदुसार ने। बिंदुसार को मित्रघात कहा जाता था। मित्रघात मतलब कि दुश्मनों को घात करने वाले को मित्रघात बोला जाता है। ये भी खतरनाक ही थे। देखो, बिंदुसार के काल में दक्कन में विद्रोह हुआ, उस विद्रोह को दबा करके और उस जितना भी दक्कन का क्षेत्र था उनको अपने राज्य में यानी कि मगध में शामिल कर लिए, है ना। तो इसको फटाक से नोट करिए, फिर आगे थोड़ा सा बताते हैं। और जैसा कि आप लोग देख रहे थे कि दक्कन के क्षेत्र में विद्रोह हुआ और विद्रोह को दबा करके, दमन करके विद्रोह को वो मगध साम्राज्य में दक्कन के क्षेत्र को भी मिला लिए। कहा जाता है कि 273 बीसी में बिंदुसार बीमार पड़ गए। 273 बीसी में बिंदुसार क्या हुए? बीमार पड़ गए, जिसके बाद उसके 2 पुत्र अशोक और सुसीम के बीच उत्तराधिकारी का युद्ध हो गया। जैसे ही पिताजी बीमार पड़ गए बिंदुसार, तो सुसीम और अशोक के बीच
उत्तराधिकारी के लिए युद्ध छिड़ गया। सुसीम बोल रहे हैं मैं उत्तराधिकारी बनूंगा, मैं राजा बनूंगा अगले। अशोक बोल रहे हैं मैं बनूंगा। उत्तराधिकारी का युद्ध हुआ। इस उत्तराधिकारी के युद्ध में अशोक ने सुसीम को पराजित करके उनकी हत्या कर दी। जब पिताजी बीमार पड़ गए 273 बीसी में युद्ध चालू हुआ दोनों भाइयों के बीच सिंहासन के लिए, गद्दी के लिए, उत्तराधिकारी के लिए। तो अशोक ने सुसीम को पराजित करके, पराजित ही नहीं किया बल्कि उनकी मृत्यु भी कर दी, यानी कि उनको मार दिया। पराजित कर दिया, मृत्यु भी, हत्या कर दिया। मृत्यु कर दिया मतलब क्या, हत्या कर दिया यानी मार दिया। और 269 बीसी में अशोक ने सिंहासन पर बैठ गए। और 269 बीसी में अशोक ने सिंहासन पर बैठे और बिंदुसार की मृत्यु भी 269 बीसी में ही हो गई। यानी कि देखा जाए तो 298 से 200 तक इनका शासन काल था। तो इस तरह से बिंदुसार का शासन काल और जीवन काल भी समाप्त हो गया। तो अंततः कौन बैठ गए सिंहासन पे? अशोक। ऐसे देखा जाए तो उत्तराधिकारी के योग्य अशोक ही थे। तो ओवरऑल देख लेते हैं एक बार और कि बिंदुसार एक बहुत भाग्यशाली पिता भी हैं और पुत्र भी हैं, क्योंकि एक महान सम्राट के पुत्र हुए और इनके पुत्र भी एक महान सम्राट हो गए। इसीलिए इन्होंने क्या किया, आजीवक संप्रदाय को अपनाया, क्योंकि माइंड में तो बैठा हो कि मैं भाग्यशाली हूँ। और ऐसे ही संप्रदाय में जाएंगे जो भाग्यशाली की बात करता हो। तो आजीवक संप्रदाय में भाग्यशाली को अपनाया था, जो कि आजीवक संप्रदाय भाग्य को मानता था कि जो भी होता है वो भाग्य से होता है। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र उत्तराधिकारी थे। बिंदुसार के अपने अपने पुत्र को अवंती का राज्यपाल बनाया था और सुसीम को तहसीला का गवर्नर बनाया था। इनके काल में तहसीला में एक विद्रोह हुआ और विद्रोह को दबाने के लिए अशोक को सुसीम से नहीं दबा तो अशोक गए थे और उसी के बाद से बिंदुसार ने अशोक को उत्तराधिकारी सौंप दिया, उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। और दूसरी बात, इनके बिंदुसार के दरबार में 2 राजदूत आए थे, डाइमेकस और डायनोसियस। और कहा जाता है 273 ईस्वी में उनके बीमार पड़ गए और 269 ईस्वी में बिंदुसार की मृत्यु हो गई। अंततः अशोक राजा बन गए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अशोक के बारे में बताने के लिए मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।